बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वर्ष 2025 के एक और नए सेट के प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। हमने ऐसा पढ़ रखा है कि अगर हम किसी शुद्ध विलायक में, प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई विलेय मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय जिसकी खुद वाष्प न बनती हो, नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा और हम लोग इसे ही कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमें दे रखा है तुलना करने के लिए, उसमें ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और सुक्रोज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ग्लूकोज और सुक्रोज, जो ग्लूकोज है और जो सुक्रोज है, ये वैद्युत अलपघट्य हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जो यहाँ पर ग्लूकोज दे रखा है हमको और जो दे रखा है सुक्रोज, ये हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अलपघट्य हैं। मतलब कि ये आगे और टूटेंगे नहीं, इनका आगे और वियोजन या डिसोसिएशन नहीं होगा। जबकि वहीं पर NaCl और CaCl2 जो ये लिए गए हैं ये दो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, वैद्युत अपघट्य हैं और ये दोनों ही वियोजित हो जाएंगे, अपने अपने आयनों में टूटेंगे। जब NaCl टूटेगा तो बनेगा Na+ और Cl-। जब CaCl2 टूटेगा तो बनेगा एक Ca+2 और 2Cl-। चूंकि क्वथनांक में उन्नयन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्य गुणधर्म है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विलयन में कुल कितने आयन उपस्थित हैं। वो आयन कौन कौन से हैं, वो कण कौन कौन से हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन इससे अंतर पड़ता है कि आयन कितने हैं। देखते हैं एक एक करके। और यहाँ पर जो दे रखा है वो प्रतिशत में है। यहाँ जो प्रतिशत है 1% दे रखा है, इसको हम मानेंगे कि ये 1 ग्राम है पर 100 ग्राम मान सकते हैं या ml मान सकते हैं विलयन में, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। मेन है कि हम 1 ग्राम मानेंगे। अब सारा काम जो होता है वो मोलरता में होता है, सांद्रता में, मोलर कंसंट्रेशन में होगा। तो हमको इस ग्राम को बदलना पड़ेगा मोल में। तो हम मोल में कैसे बदलते हैं, मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है द्रव्यमान मास ग्राम में लेंगे और भाग देंगे मोलर द्रव्यमान से या फिर अणुभार से। तो यहाँ पर हमको दे रखा है वो ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, CaCl2 है और सुक्रोज है। ग्लूकोज का सूत्र पता है आपको, C6H12O6 और सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। तो अब हम लिखते हैं इन सभी के मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, जिसे हम मोल निकाल पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा सवाल है करने के लिए। इसका आएगा मोलर द्रव्यमान 180, इसका आता है 58.5, इसका आएगा 111 और इसका आएगा 342, 342। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है 1% ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, 1 ग्राम है, डिवाइड कर देंगे इसके मोलर द्रव्यमान से 1/180। फिर है 1% NaCl। तो 1 ही ग्राम लिया गया है लेकिन टूट के 2 कर देगा ये, तो 2 से गुणा करेंगे अपॉन इसका हम करेंगे मोलर द्रव्यमान। ऐसे ही बाकी करेंगे तो यह है 1% CaCl2, तो ये हो जाएगा 1 और 3 पार्टिकल देगा, पीछे पढ़ा हम लोगों ने अभी, अपॉन करेंगे 111 और आखिरी वाला है 1% सुक्रोज। सुक्रोज हल करेंगे तो ब्रेक नहीं होगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका मोलर द्रव्यमान होगा 342। आप इसे हल करके देखना, जो सबसे अधिक मान आएगा वो इसका आएगा।
मतलब कि 1% NaCl में जो कणों की संख्या है वो सर्वाधिक है, और जब वो संख्या सर्वाधिक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अणुसंघ गुणधर्म सबसे अधिक होगा, क्वथनांक में उन्नयन सबसे अधिक होगा, तो इसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1% NaCl। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन के लिए भी, समझने के लिए भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। ऐसा प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में भी आया हुआ था। आयन रंगहीन होने के या रंग होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक हम लोगों ने सीखा था कि अगर ऐसा हो कि अगर किसी के पास D0 हो या D10 हो तो ज्यादातर ऐसे आयन जो होंगे वो रंगहीन मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस कैटेगरी में ऑक्साइड नहीं आते हैं। अगर ऑक्साइड होगा तो उसके रंगीन होने के चांसेस रहते हैं। ऑक्साइड अगर है तो रंगीन हो सकता है, कोई कलर आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको जो मिलेंगे वो D0 D10 मिलेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। Cu+, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अपवाद होता है, याद होगा आपको, आर्गन 18 इसके पहले का, फिर कॉपर का थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो 4s1 3d10। तो अगर हम Cu+ बनाएंगे तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और हमेशा जब इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले तो 4s से जाएगा, तो 4s खत्म हो गया, 4s 0 हो गया, और क्या बचा 3d10। अभी देखा हम लोगों ने कि अगर D10 है तो रंगहीन होने की संभावना अधिक है। इसी में अगला है Cu+2। अगर हम Cu+2 का बनाएंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से गया होगा पहले ही, 4s खत्म हो गया, एक 3d से और चला जाएगा, तो ये हो गया 3d9। अब ये D10 नहीं है तो इसमें कलर होगा, और इसका वास्तविकता में कैसा रंग होता है, नीला रंग होता है। Cu+2 आयन का रंग नीला होता है, जबकि Cu+ जो होता है वो आपका बिना कलर का रंगहीन रहता है। ऐसे अगला हमको दे रखा है निकिल का, Ni+2 करना है तो पहले निकिल निकालेंगे। तो निकिल का होता है आर्गन 18 4s2 3d8। जब हम इससे Ni+2 बनाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन दो निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले किससे जाएंगे, पहले 4s से जाएंगे, तो 4s 0 कर देंगे, 4s नहीं लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, 3d8। अगर ये 3d8 है तो D0 या D10 नहीं है, तो ये कलरलेस नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई कलर होगा। आखिरी है Fe+3। तो पहले Fe का निकालेंगे, Fe26 आर्गन 18 4s2 3d कितना हो जाएगा 6। जब हम Fe का +3 बनाएंगे तब इससे इलेक्ट्रॉन 3 जाएंगे, तो 3 में से पहले 2 जाएंगे 4s से, तो 4s 0 हो गया, या छोड़ सकते थे हम लोग, एक जाएगा D से तो हो जाएगा 3d5। तो ये कैसा हो गया, D5 हो गया। अगर D0 या D10 नहीं है तो रंग होने की संभावना अधिक रहती है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा Cu+। अगला है प्रश्न में, हमें एक संकुल दे रखा है CuCN4-3 आयन में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो निकालना आसान है, CuCN4-3 पता है आपको, जिसका निकालना होगा उसका x लेंगे, तो कॉपर का हमने x ले लिया। Cn होता है Cn-1, तो इसका हो जाएगा -1, तो 4 इंटू -1, और सबका जो सम होगा, योग होगा, वो इसके आवेश के बराबर करेंगे, तो ये x -4 इक्वल टू -3, उधर जाएगा x इक्वल टू -3 और +4, तो कितना बचा +1। तो यहाँ जो कॉपर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 रहेगी। रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, रोजनवुड अपचयन अगर आपको याद हो तो ये एल्डिहाइड के बनाने की विधि है जिसमें हम किसी एसिड क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ पैलेडिनीकृत BaSO4 और उबलती हुई जाइलीन के साथ करते हैं। रिएक्शन में बन जाता है एक एल्डिहाइड RCHO और HCl। इसे हम बोलते हैं रोजनमुंड अपचयन। यह अभिक्रिया वास्तव में एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में काम आती है। इससे कीटोन नहीं बनाए जाते हैं, ये केवल एल्डिहाइड के लिए काम आती है। अगला प्रश्न एक पहले सेट में आ चुका है, C4H11N के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव है? तो प्राथमिक एमीन का मतलब क्या है कि NH2, अमोनिया से केवल एक ही H निकलेगा तो क्या बचेगा? NH2 बचेगा, तब बोलते हैं कि प्राथमिक एमीन बना है। अब तरीका क्या था सवाल करने का ऐसा कि पहले 4 कार्बन जो है इनको अरेंज करके देखें कि ये कैसे कैसे लग सकते हैं। तो 4 कार्बन लग सकते हैं 2 तरीके से, चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में स्ट्रेट चेन में हो या 3 सीधी श्रृंखला में हो और एक कार्बन ब्रांचिंग में हो। अब देखें, पहले से 2 संभावनाएं संभव है। नंबरिंग करते अगर हम लोग तो 1 2 3 4, तो हो सकता है कि NH2 नंबर 1 कार्बन पर आए या नंबर 2 कार्बन पर आए। अगर 1 नंबर कार्बन पर आएगा तो बन जाएगा C। हम H नहीं शो कर रहे हैं, केवल NH2 शो कर रहे हैं। अगर दूसरे वाले पर आएगा तो 2 एमीन ये संभव है। इस वाले से बना के देखें अगर, अब इस वाले में ये स्थिति ये स्थिति ये स्थिति एक जैसी है, ये स्थिति अलग है। तो जिनको हमने 1 लिखा है उनमें कहीं लगा सकते हैं आप, लेकिन एक ही बनेगा। तो अगर हमने यहां लगा दिया तो एक बन गया। अगर हम लगा दिया 2 नंबर वाले पर तो ये बन गया। तो हमारे इस तरीके से कुल 4 एमीन प्राथमिक बन सकते हैं। आखिर ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है? तो ग्लूकोज का जो सूत्र है वो है C6H12O6। पता होगा आपको कि ग्लूकोज हमारा एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब कि 5 OH है और एक एल्डिहाइड है। इसका स्ट्रक्चर पता होगा कि CH2OH, फिर CHOH होंगे 4, तो इस तरीके से आपके 5 OH हो गए, पेंटा हाइड्रोक्सी हो गया और एक क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। हम लोग लिखते समय एल्डिहाइड को ऊपर लिखते हैं, अभी हमने नाम से बनाया स्ट्रक्चर तो हमने ऐसा कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि 5 OH में से जो ये 4 OH है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जो ये 4 है हमारे, इसमें एक ज्यादा बन गया है, एक कम करना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका, एक कार्बन एक्स्ट्रा बन गया था। तो ये 4 OH है, ये हमारे चारों OH सेकेंडरी अल्कोहल है, जबकि पहला वाला हमारा जो है वो प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें प्राथमिक अल्कोहल केवल एक है, सेकेंडरी अल्कोहल 4 है, टर्सरी अल्कोहल कोई भी नहीं है और एक एल्डिहाइड समूह है अगर पूछा गया होता तो। इस तरीके से हमारा ये सेट का प्रश्न पूरा हो गया। धन्यवाद।